बांकीपुर की इनसाइड स्टोरी के बाद अब दतिया के चुनावी नतीजों को डिकोड करते हैं। दमदार तरीके से चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी को क्यों शिकल झेलनी पड़ी? सबसे बड़ा कारण पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देने को माना जा रहा है। सोचिए, उनके बूथ से भी हार गए बीजेपी के कैंडिडेट। नरोत्तम मिश्रा वर्षों से दतिया की पॉलिटिक्स का प्रमुख चेहरा रहे हैं। उनका टिकट कटने से कई स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह पहले जैसा नहीं दिखा। सवर्ण वर्ग के एक हिस्से में नाराजगी की चर्चा रही, जिसका असर चुनाव प्रचार अभियान और मतदान दोनों पर दिखा है। दूसरा कारण रहा कैंडिडेट का सिलेक्शन। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया, लेकिन जनता में वो अपनी स्वीकार्यता हासिल नहीं कर पाया। विश्लेषकों का मानना है कि उनकी पहचान और प्रभाव नरोत्तम मिश्रा जैसे स्थापित नेता के मुकाबले सीमित है। हार का एक बड़ा कारण अंदरूनी गुटबाजी को भी माना जा रहा है। आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने के बाद संगठनात्मक स्तर पर एकजुटता की कमी दिखी, जिसका असर बूथ प्रबंधन से लेकर मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर पड़ा। चुनाव में यह संदेश भी गया कि बीजेपी का पूरा संगठन एकजुट नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी के कोर वोटरों का एक हिस्सा मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा या उनमें उत्साह नहीं दिखा, जिसका पार्टी को सीधा चुनावी नुकसान हुआ है। एक पहलू यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कम सक्रिय दिखा। चुनाव का फोकस पूरी तरह स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों पर केंद्रित रहा। ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दों की तुलना में स्थानीय असंतोष और संगठनात्मक चुनौतियां ज्यादा प्रभावी साबित हुई। बीजेपी से उलट कांग्रेस ने अनुभवी नेता घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया। पूर्व विधायक होने के कारण क्षेत्र में उनकी मजबूत जनसंपर्क और व्यक्तिगत पहचान पहले से मौजूद थी। चुनाव के दौरान उन्होंने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित किया। कांग्रेस की जीत में संगठनात्मक एकजुटता भी बड़ी वजह रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रचार में एक्टिव रहे और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाकर अभियान चलाया। कांग्रेस की रणनीति बूथ स्तर पर केंद्रित थी। बीजेपी की गुटबाजी का लाभ भी कांग्रेस को मिला है। इसके अलावा चुनाव से पहले राज्य में किसान आंदोलन की राजनीतिक गूंज भी महसूस की गई। माना जा रहा है कि सरकार के खिलाफ नाराज मतदाताओं के एक वर्ग ने कांग्रेस का समर्थन किया। बीजेपी की हार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, बीजेपी की शिकस्त के कारण गिनाए, और अंत में पार्टी के अंदर गुटबाजी का इशारा करते हुए कटाक्ष भी किया कि लड्डू तो बीजेपी के अंदर भी बंट रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त जश्न चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तस्वीरें हैं, कांग्रेस का झंडा है और ये राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितने खुश आप लोग? बहुत खुशी आ रही है। जैसे हम प्रदर्शन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वैसे ही आज हम खुशी मना रहे हैं। मिठाई बांटी हमने, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हमने जश्न मनाया है। मैं मानता हूं दतिया की जनता ने मध्य प्रदेश की सरकार को भी जो उनका चेहरा था वो बेनकाब किया। करप्शन का चेहरा, आतंक का चेहरा, प्रशासनिक दुरुपयोग के बाद इतनी बड़ी जीत दिलाई। ये देश के नए युग की शुरुआत है। मध्य प्रदेश के 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी, उसका नींव का पत्थर है। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधार्य करते हैं। ये इस बात का संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोह भंग हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा वहां पे मोर्चा खोले हुए थे, वो भी सीट हार गए। वहां बताते हैं कि सारे हथकंडे मोहन यादव जी ने अपनाए, सारी ताकत लगा दी, बावजूद इसकी बीजेपी वहां पे हार गई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि उनके काफी वोट तीसरे नंबर पर रही आजाद समाज पार्टी ने काटे। दामोदर यादव जो हैं आजाद समाज पार्टी के, वो तीसरे नंबर पर है। करीब 14% से ज्यादा वोट मिले, यानी लगभग 22,000 से ज्यादा। खैर, फिक्र के लेंस से देखें तो उपचुनाव केवल खाली हुई एक सीट को भरने का चुनाव नहीं होता है। कई बार उससे आने वाले समय की बड़ी राजनीति का संदेश निकलता है। ध्यान से देखिएगा। राम मनोहर लोहिया लगातार चुनावी
पराजयों के बाद 1963 में फर्रुखाबाद का उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने वाली सबसे प्रभावशाली आवाजों में शामिल हुए। आचार्य जे.बी. कृपलानी ने भी 1952 में भागलपुर सहपुर निर्मा संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर पहली लोकसभा में प्रवेश किया था। और 1988 का इलाहाबाद उपचुनाव कौन भूल सकता है। वीपी सिंह की उस जीत ने विपक्ष को नया नेता और नई धुरी दी। नतीजा यह हुआ कि अगले ही साल देश की सत्ता का चक्र घूम गया। इसी तरह बांकीपुर भी केवल एक विधानसभा सीट का मसला नहीं है, यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की छोड़ी हुई सीट थी। इस इलाके में 1995 से बीजेपी का दबदबा था और पार्टी 3 दशक से यहां कोई चुनाव नहीं हारी थी। 2008 के परिसीमन से पहले यही क्षेत्र पटना पश्चिम सीट का हिस्सा था, लेकिन उसी गढ़ में जन स्वराज ने बीजेपी को करीब 19,000 वोटों से हरा दिया है। यहां तक कि बीजेपी उम्मीदवार अपने बूथ पर भी हार गया। इस हार का प्रतीकात्मक असर इसलिए और बड़ा है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने यहीं से करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। यानी कुछ ही महीनों में बीजेपी की बड़ी बढ़त न केवल खत्म हो गई बल्कि सीट भी हाथ से निकल गई। यह नतीजा अभी बिहार की पूरी राजनीति बदलने का प्रमाण नहीं है। एक उपचुनाव से जन स्वराज को राष्ट्रव्यापी ताकत भी नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन एक संदेश साफ है कि सियासी किला कितना भी मजबूत हो, मतदाता उसे स्थायी रूप से किसी पार्टी को नहीं देता। बांकीपुर की जीत प्रशांत किशोर के लिए मंजिल नहीं, राजनीतिक परीक्षा में मिला पहला बड़ा प्रमाण पत्र है। और बीजेपी के लिए यह केवल एक सीट की हार नहीं बल्कि अपने सबसे सुरक्षित गढ़ में हुए बदलाव को गंभीरता से पढ़ने की चेतावनी।